थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ देश में कि महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगी और धीरे धीरे आपका उसको एक रूढ़िवादिता के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो आप कहेंगे कि भैया अगर प्राचीन समय में महिलाएं शिक्षा के लिए एकदम से पात्र थीं, तो बीच में कुछ वर्ग आया होगा ना, एक एक वर्ग बीच में पैदा हुआ जिन लोगों ने महिलाओं के ऊपर क्या है, रोकथाम लगाने का प्रयास किया, रोकथाम लगाने का प्रयास किया। और उसी रोकथाम में क्या हुआ कि फिर उसको सब लोगों ने प्रथा मान लिया कि भाई ये होता है ना, समाज में जो चीजें सब लोग कर रहे हैं, समाज समाज आप समझते हैं, हमारे आसपास का जो परिवेश है, उसमें जैसी चीजें सब कर रहे हैं तो व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही करना चाहता है, हाँ या ना? आप बताएं मुझे, या उससे कुछ अलग राह वो चुन लेता है? तो क्योंकि व्यक्ति के अंदर समाज का डर है कि यदि हमने इस कार्य को किया, बेशक वो बेहतर कार्य हो, वो समाज में दूरियों को खत्म करने वाला कार्य हो, लेकिन तब भी व्यक्ति के अंदर ये भय होगा कि कहीं समाज में उसकी खिलाफत ना हो जाए। अब समाज में खिलाफत किसकी होगी? जो व्यक्ति कमजोर हो। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसका तो बहिष्कार कर दिया जाता है, आप देखेंगे उसको तो फिर गांव से निकाल फेंकेंगे, है ना? उसको तो अगर वो व्यक्ति नहीं जानता है कानून आदि, कुछ भी नहीं जानता है, या आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसका फिर शोषण होगा। तो जैसी प्रथाएं अपनाई वैसी ही फिर सब लोगों ने क्या किया, जितने भी जो उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग, ठीक है, तथाकथित उच्च वर्ग के लोग जितने भी थे, उन सब ने जिन जिन व्यवस्थाओं को अपनाया, तो उन्हीं व्यवस्थाओं को फिर बाकी समाज के लोगों ने भी अपनाया। इस वजह से ये चीजें हुई। और महिलाओं पर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनको शिक्षा के लिए अपात्र माने जाने लगा कि भाई ये अपात्र हैं, ये पढ़ने के योग्य नहीं है। तो ऐसे ही संस्कृत पर क्या होता था, ब्राह्मण अपना एकाधिकार समझते थे, उसके खिलाफ ये खड़े हो गए। और आपका फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना था? तो इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को फिर ज्वाइन करा, ये तो बीच की जर्नी रही। 1841 में इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को ज्वाइन किया और फिर वहां पर ये प्रिंसिपल भी बने 1851 में। आप लिख लेना कहीं किनारे पर, फोर्ट विलियम कॉलेज में ये टीचर बने 1841 1841 में, और 10 वर्ष के बाद में वहां पर ये प्रधान अध्यापक बने, ठीक है। इसी फोर्ट विलियम कॉलेज में आपका जैसे एक संस्कृत कॉलेज में इनकी पढ़ाई भी हुई थी, तो संस्कृत कॉलेज में इनकी पढ़ाई हुई तो संस्कृत पर अच्छी पकड़ थी इनकी। अब इनकी खुद की जाति भी ब्राह्मण थी, तो ये देखते थे उस चीज को कि भाई ब्राह्मणों ने किस तरह से उस आपका व्यवस्था पर एक कंट्रोल बना रखा है। तो इन्होंने कहा नहीं, ये दरवाजे सभी के लिए तो मैंने आपको कहा कि इन्होंने कहा कि भाई किसी किसी एक मतलब किसी भी एक क्षेत्र पर आप ये नहीं कह सकते, जैसे कि आज के समय में आप देखें, अगर हम ये कहने लगे कि भाई सेना में तो किसी एक विशेष जाति के लोग ही जाएंगे, तो ये गलत नियम हो जाएगा, हाँ या ना? या हम ये कहने लगे कि नहीं, जो टीचर बनेंगे वो तो सिर्फ इस जाति के व्यक्ति बनेंगे, या हम कहने लगे कि बिजनेस का अधिकार तो सिर्फ कुछ जाति के लोगों को है। तो ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे आप सब लोगों को हम प्राचीन इतिहास में जब वर्ण व्यवस्था से समझाएंगे कि वर्ण और जाति किस प्रकार से अलग अलग हैं, क्योंकि वर्ण चार ही थे और जातियां अनेकों हैं, मतलब भारत में ही 6,000 से ज़्यादा जातियां हैं। तो उन जातियों पर फिर उनके कामों को थोपा गया, अच्छा ये लोहे का काम करते हैं इनको लोहार कह देते हैं, ये मिट्टी का काम करते हैं इनको कुम्हार कह देते हैं, ये बाल आदि काटने का काम करते हैं इनको नाई कह देते हैं। तो उससे हमने व्यवसाय में भी संकीर्णता पैदा कर दी। अब कोई व्यक्ति मान के चलिए कि जो उसका ब्राह्मण व्यक्ति है कोई, सोचिए जरा, या कोई क्षत्रिय है, ठीक है, अब उसके लिए उसकी एक्सपर्टीज हो गई किसी वजह से कि वो बाल अच्छे काट सकता है, और उसको पैसे अच्छी तरीके से उपलब्ध उसी व्यवसाय में होंगे, तो उसको उस व्यवसाय को अपनाना चाहिए या नहीं, हाँ या ना? भाई उसके पास कोई और व्यवसाय नहीं है और उसकी आजीविका के लिए उसके पास वही विकल्प है, तो उसको वो अपना लेना चाहिए या नहीं? आप कहेंगे हाँ, अगर उसमें उसकी अच्छी आय के मान के चलो अवसर हैं तो उसको जरूर अपनाना चाहिए। इस बात पर नहीं कि नहीं ये तो इस काम को कोई एक अमुक जाति ही करती है। तो इस तरह से हमने काम भी निर्धारित कर दिया धीरे धीरे समय के साथ में, इस वाले काम को तो यही जाति करेगी और इस जाति का जन्म ही इस कार्य के लिए हुआ है। तो इस तरह से लोगों पर उसको थोपा गया और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जाति को हमने, जाति का मतलब था वहां पर क्या हो गया, चीजें आपका जन्म के आधार पर हेरिडिटरी हो गई। इनके फादर साहब ये करते थे तो ये भी यही करेंगे, इनके बच्चे ये करेंगे, इसके अलावा ये अन्य कार्य नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों को उपजाया गया हमारे देश में। आधुनिक समय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आधुनिक समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यापार को कर सकता है, आधुनिक समय में कोई भी टीचर बन सकता है आपका लेकिन बहुत जगह अभी भी रोक है, बहुत जगह लोगों को अभी भी रोका जाता है। थोड़ा गले में दिक्कत की वजह से शायद आपको डिस्टरबेंस हो, उसके लिए रियली सॉरी। तो इनके मेजर काम में पहला काम था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। कब आया था बताएं?
1856 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रयासों से इन्हीं के पारित हुआ या लागू हुआ। विडो रिमैरिज एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगली बात लिखें, बाल विवाह को रोकने के लिए कोई बता सकता है इनकी कर्म भूमि कहां पर है, किस जगह पर? बाल विवाह को रोकने के लिए कई स्कूल स्थापित किए। एस्टैब्लिश्ड मैनी स्कूल्स। भाई अगर बच्चों की शादी कर रही हैं तो आपका उसका कारण क्या होता है कि भाई बच्चे को पढ़ाना नहीं है। आज के समय में, आधुनिक समय में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ठीक है उसने 12वीं कर लिया लड़की ने तो इतना काफ़ी है, अब उसको इतना ही पढ़ने दो, बाकी तो आपका देख लेंगे, अगर कहीं पढ़ेगी तो प्राइवेट वगैरह उसका एडमिशन हो जाएगा, और नहीं तो 12वीं काफ़ी है। अब अपना नाम वाम लिखना जान गई है और पढ़ना भी जान चुकी है तो इतना काफ़ी है। आधुनिक समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आधुनिक समय, ठीक है, प्राचीन समय की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। तो आप सोचिए उस समय पर क्या होता होगा। तो इन्होंने कहा बाल विवाह को रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि वो बच्चियां शिक्षित हों। तो इन्होंने अपने जीवन में 1857 से लेकर के 69 तक, यहाँ की बात मैं बता रहा हूँ, 1857 से 69 तक, जब तक उन्होंने इससे संन्यास नहीं लिया इन कार्यों से, तब तक उन्होंने 35 प्लस स्कूल स्थापित किए। 35 प्लस स्थापित किए, ठीक है। और बच्चियों को पढ़ाने के लिए इन्होंने निरंतर कार्य किया, निरंतर कार्य, ठीक है। कई स्कूल इन्होंने स्थापित किए। अब जैसे इन्होंने कहा कि भाई लोगों से कि भाई विधवाओं के विवाह होने चाहिए, तो लोगों ने कहा कि अच्छा तुम अपने घर में विधवा ले आओगे क्या, आप किसी विधवा को एक्सेप्ट कर लोगे? इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। कल को हमारा बच्चा जब शादी के लायक होगा तो हम उसकी शादी, अब इनके अकेला ही बेटा था, एक ही बेटा, उसकी शादी भी इन्होंने एक विधवा स्त्री से करा करके समाज को ये मैसेज दिया कि हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम उसको अपना रहे हैं और सभी वर्गों को उसको अपनाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक मिसाल कायम की अपने खुद के बेटे की शादी करा करके। ओके, इसके बाद में क्या बोलेंगे, इनका एक स्टेटमेंट पूछा गया था, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया, डीएसएसबी में, पीजीटी में। क्या बोलेंगे, कथन था इनका, वो था मेरे पास, लिखना इस कथन को, मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है। मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है। भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है। सोचने का समय नहीं है क्योंकि इस धरती पर बहुत काम करना है। क्योंकि इस धरती पर इस बहुत काम करना है। आई डोंट हैव द टाइम ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ, ठीक है। तो ये इनका स्टेटमेंट था, मतलब कि ये मानते थे कि भाई जो हम कर्म कर रहे हैं और वही कर्म जो है हमारा महान होना चाहिए, और यदि हम किसी एक वर्ग को उसके शोषण होने से बचा रहे हैं या हम उन वर्गों की आज़ादी के लिए बात कर रहे हैं जिन वर्गों से उनकी आज़ादी छीनी गई है, तो ये अपने आप में जो है एक पूजा है और अपने आप में ये महानता है, ठीक है। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट इनके थे। और इसके बाद में क्या हुआ, 1849 में एक बहुत घटना घटी। 1849 में 1849 में हिंदू हिंदू फीमेल स्कूल की स्थापना हुई। हिंदू फीमेल स्कूल फॉर गर्ल्स, बैथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स। कितने साथी बता सकते हैं, बहुत चर्चित स्कूल है देश का, कहाँ पर ये खुला था? 1849 में हिंदू फीमेल स्कूल के सचिव बने, सचिव 1849 में ही। तो इसकी जो याद रख लेना, बैथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स, इसकी स्थापना भी इसी वर्ष हुई थी। इसको इस्टेब्लिश भी इसी वर्ष किया गया था 1849 में। और इसके संस्थापक जो थे वो बैथ्यून ही थे, फाउंडर की अगर हम बात करें आपसे, संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक बैथ्यून ही थे, जिनका नाम था जॉन एलियट बैथ्यून। जॉन एलियट बैथ्यून जॉन एलियट बैथ्यून। गले में कुछ अटक गया आज। क्या कहेंगे, जॉन एलियट बैथ्यून। तुमको बार बार डिस्टरबेंस हो रहा होगा इसकी वजह से। जॉन एलियट बैथ्यून। तो जॉन एलियट बैथ्यून का मानना यह था कि भाई एक स्कूल ऐसा खुले जो बच्चियों के लिए हो, ठीक है।
क्योंकि इस समय पर आपका मिशनरी स्कूल खुलने शुरू हो गए थे, ईसाइयों ने स्कूल खोलने, बाद में तो इसके कुछ समय बाद ही आप जानते हैं वुड डिस्पैच आया, अंग्रेजी शिक्षा को भी आधार बनाया गया। लेकिन इसी समय पर मतलब देश में जगह जगह जो बच्चियां हैं, जो बालिका हैं, उनकी शिक्षा की बात चल रही थी। जैसे कि 1848 में आपका फुले शिक्षा सेंटर खोला गया था, वो ज्योतिबा फुले जी के बारे में हम आज ही बताएंगे, इससे भी एक वर्ष पहले वो खोला गया था। ठीक है, तो ये कभी भी पूछा आपसे बेथुन स्कूल फॉर गर्ल्स ये कहाँ पर खोला गया था, ये खोला गया था आपका कलकत्ता में। कहाँ पर? कोलकाता में। ये इसके क्या बने थे? सचिव बने थे। तो याद रख लेना, बीकेम सेक्रेटरी, बीकेम बीकेम सेक्रेटरी इन बैथ्यून स्कूल, बैथ्यून स्कूल इन 1849, 1849 में बैथ्यून स्कूल में बने। ठीक है, अब अगर हम आपसे कहें कि बैथ्यून स्कूल क्या आपका सभी के एडमिशन लेता था, तो आप कहेंगे बैथ्यून स्कूल में नाम लिखा हुआ आपको साफ दिख रहा होगा हिंदू, यानी कि हिंदू बच्चियों को पढ़ाने के लिए था। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप में से कितने लोगों ने, एक नाम हम आपके लिए लिखेंगे यहाँ पर, और हम अब करके बताना कितने लोग ऐसे हैं जो चंद्रमुखी बसु का नाम जानते हैं। ईमानदारी से बताना, यस और नो। चंद्रमुखी बसु। और यदि आप कहेंगे यस, तो यस नहीं लिखना है आप लोगों को, आप लोगों को सिर्फ लिखना है कि आप इसका नाम जो जानते हैं, इनका नाम जो आप जानते हैं, किस वजह से जानते हैं, किस वजह से, मतलब इनका नाम आपने कहाँ सुना है। यस वालों को सिर्फ ये लिखना है, बाकी सब लिख रहे हैं नो 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 नो, नहीं जानते। चलो ये मान लेते हैं ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। बड़े कमाल की बात है, ये भारत की प्रथम महिला ग्रेजुएट है। ये भारत की पहली ऐसी महिला हैं जो आपका स्नातक परीक्षा जिन्होंने की थी, जो ग्रेजुएट हुई थी। आप तो आप भारत की पहली महिला स्नातक का नाम नहीं जानते हैं, यानी कि महिला शिक्षा के लिए आप लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं उस तरह की मानसिकता फिर है, क्योंकि आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप भविष्य में जान सकते हैं, ये अलग बात है, आपने अब तक ना जाना हो तो आप आज जान गए, लेकिन अब मत भूलना। ज्योति बसु, क्या बोलेंगे आपका? चंद्रमुखी बसु। तो चंद्रमुखी बसु जो है 1884 में, 1884 में, लिख लेना इस बात को, ग्रेजुएट होने वाली, ग्रेजुएट होने वाली, ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला है। ग्रेजुएट बोलते हैं स्नातक को, पहली महिला, होने वाली पहली महिला है, पहली महिला। ठीक है, इसके बाद में आपने देखा होगा, और ये इसी स्कूल में एडमिशन चाहती थी, बैथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स में। तो इनको एडमिशन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये एक बंगाली थी और इन्होंने ईसाइयत को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये बंगाली ईसाई हो चुकी थी, तो बंगाली ईसाई हो चुकी, तो ईसाइयों को एडमिशन नहीं था वहाँ पर। लेकिन बाद में देखिए, जब ये पहली ग्रेजुएट महिला बनी, जिस स्कूल ने इनको रिजेक्ट किया था, उसी स्कूल में फिर ये प्रिंसिपल बनी थी, इसी स्कूल की प्रिंसिपल फिर ये बनी। तो जो समाज आज आपको स्वीकार नहीं कर रहा है, अगर आपके अंदर बच्चे क्षमताएं हैं, तो आपके अंदर यदि क्षमताएं हैं और आप उन क्षमताओं के द्वारा, अपने जुनून के द्वारा आगे बढ़ते हैं, तो वही समाज फिर आपको अपने सिर पर बिठा के रखता है, यानी कि फिर आपको सम्मान बहुत देता है। ठीक है, ऐसी एक महिला रही 1884। इनका हुआ 1886। 1886 में पहली महिला डॉक्टर कौन है देश की? इनको आप जानते होंगे, पहली महिला डॉक्टर 2 वर्ष बाद ही पहली महिला डॉक्टर ये बनी थी आपका कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली, इनका नाम हम आपको कांग्रेस के अधिवेशन में भी बताएंगे, कांग्रेस के सेशंस हम पढ़ेंगे। तो मैंने बताया इनके 2 वर्षों के बाद में कादम्बनी गांगुली, कादम्बनी गांगुली कौन है? पहली फिजिशियन बनी, या बोलेंगे कि जिन्होंने आपका यूरोपियन मेडिसिन में काम किया, तो वो पहली महिला थी। ठीक है, जो आपका डॉक्टर बनी है। ओके, तो यहाँ पर कादम्बनी गांगुली जी के बारे में बात करने की जरूरत क्या है? क्योंकि मैंने क्या बोला, पहली महिला डॉक्टर बोले, या फिजिशियन भी आप लिख लेना, फिजिशियन, पहली महिला फिजिशियन थी। ओके, और जो कांग्रेस को भी संबोधित किया था, तो कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला भी यही थी। अब इस समय पर क्या है, महिला एजुकेशन के लिए प्रयास चल रहे थे या नहीं? तो आप सबको मैंने बताया था, कैनिंग के समय पर आपका 3 जगह यूनिवर्सिटी बनाई गई थी हमारे देश में। आप सबको यदि याद हो तो बताएं, कौन कौन सी 3 जगह थी? एक तो कलकत्ता था, है ना,